नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का वीडियो लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। साथियों, आज की इस वीडियो में हमारे 25 क्वेश्चन है और ये हमारी पेड टेस्ट सीरीज का हिस्सा है, जहां टेस्ट नंबर 64 हुआ है। आप इस तरह के टेस्ट देना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप ज़रूर देखना। हम प्रत्येक क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेन करके कारण सहित उत्तर समझाएंगे। जब क्वेश्चन पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, आगे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर करना। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल पर विजिट करके आप पहले से अपलोडेड क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारा नंबर 1 क्वेश्चन आज का है कि यदि एक फ्यूज तार का व्यास d हो तो इसका फ्यूजिंग करंट कितना होगा। दोस्तों, इसके लिए आंसर आपको पहले दिखाई दे गया, इसके लिए सॉरी कहूँगा। मैं आपको डिटेल बताता हूँ इसकी, है ना। सी ऑप्शन आएगा कि वो व्यास पर निर्भर करता है और कैसे निर्भर करता है कि व्यास का पावर 3/2। ये जो सी ऑप्शन आया है ये कैसे आया है, चलिए मैं आपको एक छोटी सी डिटेल देता हूँ और उस डिटेल से हम इसको समझते हैं कि ये आंसर आया कैसे। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको एक छोटी सी लाइन और लिखी हुई दिखाई दे रही होगी, उम्मीद करता हूँ सबको दिखाई दे रही है। द टेम्परेचर ऑफ वायर डिटरमाइंस द फ्यूजिंग करंट। ये कहना चाह रहा है कि जो तार का तापमान होता है वह उसकी फ्यूजिंग धारा को डिसाइड करता है। कैसे करता है, देखिए हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश किया है। जो तार का रेजिस्टेंस है वो प्रति यूनिट लंबाई के अकॉर्डिंग कैसे होता है, तो R बराबर रोहे बटे ए होता है, एरिया होता है ना। हमने क्या किया है, लंबाई को छोड़ दिया। अब कोई सोच रहा होगा कि पूरी डिटेल क्यों नहीं लिखी, ध्यान से देखिएगा भी R बराबर रोहे इंटू L अपॉन ए होता है ना, लेकिन हमने यहाँ पर यूनिट लेंथ पहले ही ले लिया, इसलिए लंबाई को नहीं लिखेंगे। और जो एरिया होता है वो πr² होता है। यदि तार की बात की जाए, जब उसका रेडियस हमें दे रखा हो तो πr² होता है, यानी जो रेजिस्टेंस है वो रोहो इंटू है रोहो अपॉन πr² के बराबर हुआ यहाँ से। अब दूसरी जो चीज़ आती है सामने निकल कर दोस्तों, वो ये आती है कि यदि हम किसी भी प्रति यूनिट लंबाई में शक्ति की बात करें तो पावर जो है वो I² इंटू R के बराबर होता है, राइट। तो I² की जगह तो हम I² रखेंगे, लेकिन R की जगह क्या रख सकते हैं, रोहे बटे πr²। जो रेजिस्टेंस हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया है आप देख रहे होंगे। तो इस हिसाब से अपने पास क्या बना, अभी फ़िलहाल जो पावर कंजप्शन की बात हम कर रहे थे, P बराबर I² इंटू R से P बराबर I² इंटू रोहे अपॉन πr²। ठीक है, ये अपने पास यहाँ तक निष्कर्ष निकल कर आया। लेकिन अब ध्यान से समझिएगा, जो एक तार का टेम्परेचर होता है वो भी उसकी शक्ति पर निर्भर जरूर करता है, ठीक है। तो जो टेम्परेचर होता है वो T बराबर K इंटू पी अपॉन R होता है, यानी कांस्टेंट इंटू पावर अपॉन रेडियस, इस पर निर्भर वो करता है, ठीक है ना। K कांस्टेंट हमने माना है ताकि सभी यूनिट को वो हैंडल कर सके, ठीक है। यहाँ क्या है, T जो है वो टेम्परेचर को संकेत करता है। K इज ए कांस्टेंट दैट ऑब्जर्व्स ऑल अदर कांस्टेंट एंड हैंडल्स यूनिट कन्वर्सेशन, ठीक है। अब दूसरी चीज़ निकल कर आती है कि तापमान जो है वो पावर हीटिंग के सीधे सीधे समानुपाती हो गया और सरफेस एरिया के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, जो हीट कंजप्शन हो रहा है। लेकिन एरिया जो है वो तार की रेडियस के समानुपाती होता है। तो यहाँ से देखिए क्या निकल कर आया, टेम्परेचर बराबर K इंटू पी बटे R आया। अब हम पावर की जगह I² इंटू R रखेंगे तो ये I² इंटू R अपना यहाँ तक हो गया, ठीक है। जब इसको अपन कैलकुलेट करते हुए आएंगे तो फाइनली अपने पास निष्कर्ष निकल कर आएगा कि जो I² है वो R की क्यूब के समानुपाती हो गया। जब I कैलकुलेट करेंगे तो R की क्यूब पर अंडर लग जाएगा और √2 3/2 होगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल कहता है कि जब AC परिपथ में करंट और वोल्टेज के बीच फेज अंतर 90 डिग्री हो तो क्या होगा। जब फेज अंतर 90 डिग्री हो तो पावर फैक्टर 0 होगा और ऐसे में किलोवाट जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि ये VI cos φ के बराबर होता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि क्रोनोमीटर क्या नापता है। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, आई थिंक कुछ एक ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार भी सुना होगा।
ये समय की परिशुद्धता नापने के लिए होता है। जैसे टाइम घड़ी दिखाता है ना अपन को, लेकिन क्रोनोमीटर नाम का एक मीटर आता है जो एग्जैक्ट टाइम भी शो करता है। बी ऑप्शन की ओर हमें जाना है। वैसे भी देखो ना, हम इन सब के लिए तो अलग से जानते हैं। टेम्परेचर के लिए पायरोमीटर या थर्मामीटर होता है, लाइट के लिए फोटोमीटर या प्रकाशमापी होता है। तो ये इसी तरह से अगर देखें तो टाइम का ही रह गया अपने पास क्रोनोमीटर। अगला सवाल है कि स्टेटर और आर्मेचर के बीच में एयर गैप में न्यूनतम क्यों रखा जाता है। सवाल पूछने का थोड़ा तरीका अलग था। अच्छा क्वेश्चन है, वैसे ध्यान रखना। स्टेटर और आर्मेचर के बीच जितना कम एयर गैप होगा चुंबकीय फ्लक्स उतना ही मजबूत होगा, क्योंकि वायु का जो है वो रिलक्टेंस जो है वो अधिक होगा। तो एयर गैप कम होगा तो कम रिलक्टेंस के कारण चुंबकीय फ्लक्स जो है वो अधिक मजबूत चुंबकीय फ्लक्स हमें प्रदान कर पाएगा। रिलक्टेंस कम होगा, लीकेज फ्लक्स घट जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। ये ऊर्जा की इकाई होती है, और जो फॉरबिडन एनर्जी वो जो होती है ना, वो अपन इसको मेजरमेंट देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगला सवाल है कि शक्ति मापने की 2 वाटमीटर विधि में फेज कोण डिग्री में उस समय दोनों वाटमीटर की रीडिंग आपको सामने दी गई है। कौन सा इनमें से गलत हमने बताया है, बताइए। देखो, जब फेज अंतर 0 डिग्री हो ना तो पावर फैक्टर इकाई होता है और दोनों वाटमीटर बराबर रीडिंग देते हैं, ये सही है। जब फेज अंतर 60 डिग्री हो तो पावर फैक्टर 0.5 होता है। 1 वाटमीटर कुल शक्ति, 1 वाटमीटर 0 रीडिंग देता है, तो ये भी सही है। जब फेज अंतर 60 डिग्री से अधिक लेकिन 90 डिग्री से कम, यानी 61 से लेकर 89 डिग्री के बीच बीच में हो, उस समय पावर फैक्टर 0.5 से कम होता है और 1 वाटमीटर पॉजिटिव जबकि दूसरा वाटमीटर नेगेटिव रीडिंग देता है। जब फेज अंतर 90 डिग्री हो तो पावर फैक्टर 0 होता है और दोनों मीटर की रीडिंग 0 होती है। तो डी स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। अगला हमारा सवाल है, निम्न में से किस प्रकार की वायरिंग में पोर्सिलीन से बने क्लीट इंसुलेटेड तार के साथ होते हैं। सिंपल बात है, अस्थायी वायरिंग में होते हैं और वायरिंग का नाम भी क्लीट वायरिंग है, जैसा कि इसमें लिख भी दिया था हमने। अगला सवाल है, एक ट्रांसफार्मर में 6/7 भार पर कॉपर हानि 3600 वाट है। पूर्ण भार पर कॉपर हानि बताइए कितनी होगी। देखो, जिस भार पर हमें दे रखा है ना, वहीं से आप I² × R कीजिए और रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए। जितना उस भार पर हानि के साथ जो प्रतिरोध होता है, पूर्ण भार पर उतनी ही हानि मानी जाती है, ध्यान रखना। यानी हमें यहाँ से R कैलकुलेट करना है और R के लिए अपना जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या होगा, P/I² होगा। ठीक है, देखो पावर है 3600 वाट, I² करेंगे, 6 की स्क्वायर 36 आएगी, 7 की स्क्वायर 49 हो जाएगी, है ना। कैलकुलेट करोगे उत्तर आएगा 4900 वाट। ए ऑप्शन की ओर हमें जाना है। अगला सवाल, सर्किट ब्रेकर में आर्किंग बुझाने के लिए प्रयुक्त माध्यम कौन सा है। वैक्यूम भी होता है, ऑयल भी होता है, एयर भी होती है। एयर कंप्रेस्ड एयर भी होती है, नेचुरल एयर भी होती है। इसके अलावा SF6 गैस भी होता है। डी ऑप्शन रहेगा ऑल अबव। अगला सवाल है कि ट्रिमर एक प्रकार है, किसका एक प्रकार है। तो ये परिवर्तित कैपेसिटर का एक प्रकार होता है, वेरिएबल कैपेसिटर का एक प्रकार होता है ट्रिमर, और दूसरा भी एक और होता है, उसको बोलते हैं पैडर्स। ट्रिमर और पैडर जो होते हैं वो वेरिएबल कैपेसिटर के प्रकार होते हैं। अगला सवाल है, एक अल्टरनेटर में के लिए डार्क एंड ब्राइट लैंप विधि का उपयोग करेंगे। ये सिंक्रोनाइजेशन जांच की विधियां हैं। 3 विधियां होती है लैंप के आधार पर, डार्क लैंप, ब्राइट लैंप, डार्क एंड ब्राइट लैंप। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का पार्ट नहीं है। कंडेंसर नहीं है। देखो, ये थर्मल पावर स्टेशन का होता है, जबकि स्पिलवे उत्प्लावक भाग बोलते हैं। इसका काम होता है डैम में जो भी कचरा वगैरह ऊपर या तैरने वाले पदार्थ होते हैं उनको बाहर करना। सर्ज टैंक ये मान लीजिए कि पेन स्टॉक को हैमरिंग से बचाता है, और पेन स्टॉक पतली पाइप होती है जो टरबाइन तक जल पहुंचाने का काम करता है। अगला हमारा सवाल, निम्न में से कौन सा गलत सुमेलित है। शुद्ध रेजिस्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज इन फेज होते हैं, सही है। प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज को लीड करता है, ये गलत हो गया। करंट जो है वो वोल्टेज को
लैग करता है 90 डिग्री, ठीक है। और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज धारा से 90 डिग्री पीछे होता है और धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है, तो बात एक ही है। बी ऑप्शन जो है वो गलत हो गया था। अगला सवाल, कौन सा टेस्ट डीसी मशीन में नहीं किया जाता? स्विनबर्न टेस्ट करते हैं, एक तरह से नो लोड टेस्ट के बराबर होता है। रिटार्डेशन टेस्ट या रनिंग डाउन टेस्ट भी किया जाता है, स्थिरानियाँ ज्ञात करते हैं। होपकिंसन टेस्ट या इसको बैक टू बैक टेस्ट भी कहा जाता है। रीजनरेटिव टेस्ट भी बोलते हैं इसको। संपनर टेस्ट नहीं होता, ये ट्रांसफार्मर में होता है। ट्रांसफार्मर में एक प्रकार का टेस्ट है जिसका नाम है संपनर टेस्ट। नेक्स्ट सवाल, नो लोड पर इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर कितना होता है? नो लोड पर इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर दोनों का पावर फैक्टर 0.1 से लेकर के 0.2 तक होता है और लैगिंग होता है। जैसे जैसे भार बढ़ता है मोटर का पावर फैक्टर भी बढ़ता जाता है, और जैसे ही भार कांस्टेंट हो जाता है तो पावर फैक्टर घटकर अपने निर्धारित मान पर आ जाता है, लगभग 0.6 से 0.7 लैगिंग के आसपास होता है। यानी याद रखना है, पहले पावर फैक्टर कम होता है, भार बढ़ने के साथ बढ़ता है, लेकिन फिर पावर फैक्टर घटता है। यानी एक बार हो सकता है कि पावर फैक्टर यूनिटी तक भी चला जाए, 0.95 तक चला जाए, लेकिन फिर घट करके नीचे आएगा जब भार स्थिर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विद्युतीय बल रेखाएं सदैव से प्रारंभ होती है और पर समाप्त हो जाती है। देखो, विद्युतीय बल रेखाएं इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्स की बात कर रहा है, पॉजिटिव से शुरू होती है, नेगेटिव पर समाप्त हो जाती है, क्योंकि प्लस से माइनस की ओर ही मानी जाती है धाराओं की दिशा। अगला सवाल, निम्न में से किस में विक्षेपक टॉर्क के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक बल प्रभाव का उपयोग करते हैं? मापी यंत्रों में विक्षेपक बल इलेक्ट्रोस्टैटिक केवल वोल्ट मीटर होते हैं। ये एसी और डीसी दोनों परिपथों में यूज कर सकते हैं, लेकिन याद रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक होता केवल वोल्ट मीटर ही है। अगला हमारा सवाल, डीसी जनरेटर में फील्ड पोल संतृप्त होने से पहले आर्मेचर प्रतिक्रिया किस तरह की होती है? फील्ड पोल संतृप्त होने से पहले क्रॉस मैग्नेट, फील्ड पोल संतृप्त होने के बाद डी मैग्नेट। क्रॉस मैग्नेट में तो एमएनए जीएनए से आगे खिसक जाती है, या यूँ कहें तो बिगड़ जाती है। डी मैग्नेटाइज में जो मेन फील्ड का फ्लक्स होता है वो कम होने लगता है, यानी फील्ड विचुंबकित होने लगता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 5 पिकोफैरड की धारिता प्राप्त करनी है। 15 पिकोफैरड के कैपेसिटर के साथ हमें एक दूसरा कैपेसिटर कैसे जोड़ना चाहिए? देखो, एक हमारे पास 15 का है, दूसरा कितने का जोड़ें कि हमारा जो है वो 5 पिकोफैरड की आ जाए? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए। देखो, सीधी सी बात है, कैपेसिटर में कैपेसिटी कम करने के लिए वो सीरीज में जुड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब या तो ए या सी होगा, इतना तो श्योर हो गया, बी और डी तो नहीं आएगा ना। अब देखो, 10 वाला भी अगर आप जोड़ते हैं तो आप दोनों का कैलकुलेट करके देखिए कितना आता है। ठीक है, लगभग 6 पिकोफैरड आएगा, जबकि हमें चाहिए 5, तो फिर 7.5 वाला जुड़ेगा। ठीक है, सी ऑप्शन की ओर हमें जाना है। 7.5 पिकोफैरड का कैपेसिटर सीरीज में हमें जोड़ना है। अगला सवाल है कि निम्न में से किसके लिए धारा रेटिंग आवश्यक नहीं है? आइसोलेटर के लिए नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि ये हमेशा नो लोड पर ऑपरेट होता है। इसको तब ऑपरेट करना है जब लाइन ऑफ हो, तब चलाते हैं जब लाइन में कोई करंट नहीं हो। भार पर ऑपरेट यदि करते हैं तो इसके कॉन्टैक्ट पिघलकर टूट जाते हैं, जबकि बस बार, फ्यूज और सर्किट ब्रेकर ये हमेशा लोड पर ऑपरेट होते हैं, इसलिए इनके लिए करंट रेटिंग आवश्यक होती है। अगला सवाल है कि एक सोडियम वेपर लैंप जब पूर्ण प्रकाशित हो जाता है तो प्रकाश का रंग पीले रंग का होता है, येलो कलर का होता है। स्टार्टिंग में हल्की नीली रोशनी होती है, पूर्ण प्रकाशित होने में ये 5 से 10 मिनट का समय लेता है। सबसे अधिक दक्षता इसी लैंप की मानी जाती है, लगभग 110 ल्यूमेन प्रति वाट तक इस लैंप की दक्षता मानी जाती है। अगला सवाल, अल्टरनेटर की आर्मेचर प्रतिक्रिया की प्रकृति का पावर फैक्टर से मिलान कीजिए।
देखो यहाँ एक चीज़ और आपके सामने निकल कर आई। डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन दो प्रकार की थी और वो फील्ड की सेचुरेशन पर निर्भर करती है। वहीं अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया बाहर के पावर फैक्टर पर निर्भर करती है और वो तीन तरह की होती है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। मैग्नेटाइजिंग होती है जब लीडिंग पावर फैक्टर हो। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग का मतलब होता है फ्लक्स और ज़्यादा हो जाना, निर्धारित मान से अधिक हो जाना, ईएमएफ उल्टा बढ़ जाता है, ज़्यादा वोल्टेज देता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, फिर फील्ड करंट को थोड़ा सा कम कर देते हैं। जो एक्साइटेशन होती है ना, तो फील्ड की एक्साइटेशन उत्तेजना कम होने से वोल्टेज कम हो जाएगा। क्रॉस मैग्नेट होता है इकाई पावर फैक्टर पर जीएमएनए एमएनए बिगड़ जाना। डीमैग्नेटाइजिंग यानी विचुंबकन प्रभाव वो होता है लेगिंग पावर फैक्टर पर। यानी हमारा निष्कर्ष क्या निकला कि एक में तो आएगा सी, दो में आएगा ए और तीन में आएगा बी। सी ए बी ये हमारा आंसर बनेगा, तो सी ऑप्शन इसके लिए सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। करेक्ट स्टेटमेंट की पहचान करनी है। क्या कहता है, एन टाइप अर्धचालक के लिए 5 संयोजकता वाली अशुद्धि की डोपिंग करवाई जाती है। सही स्टेटमेंट है। एंटीमनी और आर्सेनिक पेंटावोलेट इम्प्योरिटी के एग्जाम्पल है, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन की ओर जाना है, बोथ 1 और 2। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा प्रतिरोधक आकार में बड़ा होता है। देखो, प्रतिरोधक के पैरामीटर के अकॉर्डिंग उसको 4 तरह से समझाया जाता है। नॉमिनल मान ओम में कि ये कितने ओम का है। प्रतिरोधक का प्रकार यानी टाइप्स, जैसे वायर बाउंड हो गया, कार्बन कंपोजिशन हो गया, फिल्म प्रतिरोधक हो गया। उसके बाद आता है प्रतिशत सहनशीलता के आधार पर, और जिस प्रतिरोधक की सहनशीलता जितनी कम होती है वो उतना ही अच्छा माना जाता है, और उसकी पावर कैपेसिटी वाट में। तो जो प्रतिरोध और ये जो शक्ति होती है, ये एक प्रतिरोधक के भौतिक साइज को संकेत करती है। यानी वही प्रतिरोधक आकार में बड़ा होता है जिसकी वाटेज क्षमता अधिक हो। इसका मतलब 500 वाट वाला बड़ा होगा। डी ऑप्शन की ओर हमें जाना है। अगला हमारा सवाल है, एक साइन वेव एसी में धारा का फॉर्म फैक्टर इकाई है, औसत मान 20 एम्पियर है। बताइए इसका आरएमएस मान कितना होगा। यदि फॉर्म फैक्टर इकाई है तो आरएमएस मान और औसत मान हमेशा बराबर होते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन का आंसर अपना सी रहेगा, 20 एम्पियर आएगा उत्तर। बस दोस्तों, ये थे आज के 25 क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आगे भी शेयर ज़रूर करें आप, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।